हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं DSSB PGT इकोनॉमिक्स सिलेबस। तो इसके इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसमें आएगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है एक इकोनॉमी की, कहाँ उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। उसके बाद PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या है, ठीक है, ये कैसे शिफ्ट करता है, और पीपीसी उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में होंगी। उसके बाद आता है कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, यानी कि जितना भी कंज्यूमर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रो, यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस करो, डिमांड, इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस। यहाँ कुल मिलाकर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो क्या क्या आ जाएगा, यूटिलिटी वाला, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, डिमांड, ठीक है ना। डिमांड में सारा लॉ ऑफ डिमांड, मोमेंट अलोंग द डिमांड करो, शिफ्ट डिमांड करो, तो सारे आ जाएंगे। तो इसके अंदर मोटा मोटा अगर हम देखें तो सिंपल है कि इसमें कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी और जितना भी इलास्टिसिटी वाला पोर्शन है वो सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में। तो प्रोडक्शन में जितने भी प्रोडक्शन उत्पादन वाले जो भी चैप्टर हैं, चाहे जैसे वहाँ पर इंडिफरेंस करो में क्या था, इंडिफरेंस करो था ना, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर बिहेवियर में क्या हो जाएगा, आइसो क्वांट आ जाएगा। तो जो भी प्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो भी कॉस्ट वाला, रेवेन्यू वाला, आइसो क्वांट, इसके अंदर सप्लाई, जैसे वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड था, यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो ये सारी सप्लाई वाले के बारे में बात की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी थ्योरी है, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स वैसे आता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर में, क्योंकि वेलफेयर किससे रिलेटेड होता है, एक तरीके से कंज्यूमर से रिलेटेड होता है। तो ये सारा का सारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें पेरेटो आ जाएगा, प्राइवेट सोशल प्रोडक्ट क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या, तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो जैसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट कौन से, उनकी क्या मीनिंग है, क्या, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इफेक्ट शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, तो ये सिंपल सा आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो सबसे पहले नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स हैं, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें आप देखते हो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, ठीक है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ठीक है, एक रियल फ्लो होता है, मनी फ्लो होता है, लीकेज होते हैं, तो सारी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। जो फिर कंसेप्ट में अगर आप जाओगे तो जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, इनको मार्केट प्राइस पर भी और फैक्टर कॉस्ट पे, बहुत ही आसान है ये सारी चीज़ें। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम क्या है, इनके फॉर्मूले हैं तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में इसको किस तरीके से, इसके जैसे 3 मेथड है ना, तो हम इनको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, ये भी मैक्रो का है। तो इसमें आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताओ, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एंड इनके दोनों के कंपोनेंट्स क्या, जैसे आप जानते हैं ना कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसमें क्या आएगा, C+I आएगा, ठीक है ना। और जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें क्या है, अगर 2 सेक्टर है तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, तो उसमें क्या आ जाएगा, C+S आ जाएगा। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं। उसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, कंसेप्ट, ये सारे जब तुम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट यानी कि केन्स और क्लासिकल करोगे ना, तो ये अपने आप सारे वहीं पर कवर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लायर क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये आपका फॉरवर्ड वर्क करता है, कैसे किस तरीके से ये बैकवर्ड जाता है, तो ये मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो भी मतलब इसका वर्किंग है। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, मेजर टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वही है कि जब एक्सेस डिमांड होगी, ठीक है ना, और जब डेफिसिट डिमांड होगी तो उसको किस तरीके से हम क्या करेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन क्या है, उसकी क्या मीनिंग है, क्या कारण है, क्या रेमेडीज हैं, तो इस इन्फ्लेशन से रिलेटेड सब कुछ आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए, लेकिन इनके अंदर कंप्लीट आपको टॉपिक के ऊपर जाना होगा। मनी एंड बैंकिंग में मनी क्या है, इसका मीनिंग क्या, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, क्या इसके कार्य हैं,
उसके बाद फिर जो आरबीआई है, यानी कि सेंट्रल बैंक क्या है, मीनिंग क्या है, इसके फंक्शन, इसी के अंदर जो कमेटी आएगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो क्या है, वो सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। एसएलआर, सीआरआर, एसएलआर हो गई, सीआरआर हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, बैंक रेट हो गई, तो इस एमएसएफ हो गई, तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक्स, उनके मीनिंग और फंक्शन क्या है, रिसेंट जो सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इशूज इन इंडियन बैंक, जो भी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, कौन कौन सी कमेटी इनके लिए बनी है, ठीक है, तो सारी आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बजट, यानी कि बजट से रिलेटेड बजट और सर्वे आपको करके जाना पड़ेगा। ये सिंपल है कि गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है, क्या इसके कंपोनेंट्स है, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का, किसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ बजट क्या, यहाँ से क्वेश्चन कहीं आ जा लो आप, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। और इसके अंदर कंपोनेंट्स में आप जाओगे, आपका क्या होगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ऐसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा और क्या उद्देश्य है इसके। उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता, 2 से 3 क्वेश्चन, कहीं आप चाहे नेट दे लो चाहे स्टेट दे लो, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक, फिक्स, इसी के अंदर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड भी करना पड़ेगा, क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, क्या इनकी मेरिट है, क्या डीमेरिट है। डिटर्मिनेशन थ्रो डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि देखिए ये डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है ना, और ये आपकी सप्लाई होती है, तो यहाँ पर इनका क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है, तो वो करेगी डिमांड और सप्लाई। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या है, देखो देखने में तो दिया थ्योरीज, अब देखो थ्योरीज कितनी है इसकी। थ्योरी में देखोगे आप, एडम स्मिथ की आ जाएगी, रिकार्डो की आ जाएगी, हैबरलर की आ जाएगी, एचओ थ्योरम आ जाएगी, तो सारे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हो जाएंगी। फ्री ट्रेड से रिलेटेड जो थ्योरीज है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो हैं, उसके बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और मतलब ये सारे के सारे इसके जो एसोसिएट हैं वर्ल्ड बैंक के, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मिसलेनियस में आ जाएगा शेयर्स मार्केट के बारे में, डिबेंचर, सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वेरियस इंडिकेट्स, तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इसमें इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तो ये 3 ही इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, क्या इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, कैसे हम डाटा कलेक्ट करते, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते, तो ये सारी आ जाएंगी। मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है ना। ये तो यहाँ इसके आगे आएगा सेंसस ऑफ इंडियन, नेशनल इंडियन सॉरी सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप NSSO बोलते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं, टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे इसके अंदर, इसी के अंदर जो ये टूल्स और इंटरप्रिटेशन है, इसमें आ जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बाद डिस्पर्जन वाला टॉपिक आ जाएगा, जिसमें लॉरेंस, इसके लॉरेंस कर्व आ जाएगा, मीनिंग एंड एप्लीकेशन, कोरिलेशन आ जाएगा इसमें कार्ल पियर्सन का, ठीक है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। फिर उसके बाद टाइम सीरीज आ जाएगा, इसी के अंदर इंडेक्स भी आ जाएगा आपका, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर बेसिक्स आपको स्टैट जो है वो आपको करके जाना है। उसके बाद जैसे मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, डेटा, सेंसस ऑफ, ये सारे के सारे पीछे वाले ही हैं, ठीक है। और अब उसके बाद आता है कि डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। स्टेट इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, इंडिपेंडेंस के बाद कैसा है, कॉमन गोल्स क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं आ जाएंगी, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, जो भी। उसके बाद मेन फीचर्स, प्रॉब्लम, पॉलिसी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इंडस्ट्री से, ट्रेड से, तो यानी कि आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। करंट भी पढ़ना पड़ेगा और जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी करना पड़ेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि जो LPG आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो सब कुछ इसके बारे में आपको स्टडी करना है। और जो इंडिया के जो करंट चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के, जैसे गरीबी हो गया, ठीक है, कौन कौन से उसके लिए प्रोग्राम आए, रूरल डेवलपमेंट क्या है, इसके अंदर की इशूज़, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, तो कुल मिलाकर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ग्रोथ एंड एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें आपने देख लिया कि पॉवर्टी क्या है,
ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट बोले या अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करके जानी है। उसके बाद वही है कि एक्सपीरियंस क्या, जैसे पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना, चाइना के साथ, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनका कंपैरिजन आपको करना। तो ये थोड़ा सा सिलेबस आपको, जो देखिए थोड़ा सिलेबस होता है, लेकिन ये जब हम इसके टॉपिक देखते हैं तो बहुत मतलब वाइड हो जाता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से कीजिए। कुछ आप 12th की बुक से कर सकते हैं, कुछ आप जैसे आपने पीजी में पढ़ा होगा वहाँ से कर सकते हैं, कुछ जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है ना, तो इंडियन इकोनॉमी को वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 9468008900।